अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। आज सुबह-सुबह इतनी ज़बरदस्त सुबह यहाँ कराची में इस वक़्त हो रही है, जबकि भीनी-भीनी सी जो है वो बारिश भी हो रही है और इस वक़्त बड़ी खूबसूरत हवा और बड़ी ज़बरदस्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हिना मलिक साहिबा, जो ना सिर्फ़ एजुकेशनिस्ट हैं बल्कि वो हेल्थ पे भी काम कर रही हैं, हेल्थ कोच भी हैं वो और बहुत सारे और बेशुमार काम कर रही हैं। तो आइए अपनी खूबसूरत और ज़बरदस्त गेस्ट से हम मिलवाते हैं हिना मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम हिना मलिक, क्या हाल-चाल है आपके? खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएँ कैसे हैं और तमाम नाज़रीन कैसे हैं? कमेंट्स में वो ज़रूर बताएँ क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है, पूरे दिन का ही पूरे जी, बिल्कुल पाकिस्तान ऐसा का ही है। मौसम बड़ा अच्छा है। मैंने अपने व्यूअर्स को बताया है कि आप माशाल्लाह से एजुकेशनिस्ट हैं और आप माशाल्लाह से हेल्थ कोच भी हैं और बहुत सारा बेशुमार और भी आप काम कर रही हैं। तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपके बारे में आपकी ज़बान से। अ, मेरा नाम हिना मलिक है और मैं हेल्थ कोच हूँ, मतलब हेल्थ पे हम लोग काम करते हैं, सेहत पे काम करते हैं कि हमारी जो सेहत है वो आजकल बड़ी ख़राब हुई हुई है। क्योंकि लोग उस पे यकीन नहीं कर रहे होते हैं, मतलब आर्टिफ़िशियल चीज़ें इतनी ज़्यादा आ गई हैं। तो फूड सप्लीमेंट्स में मेरा काम है। इसके अलावा मैं टीचर भी हूँ, डेफ बच्चों को मैंने पढ़ाती हूँ और इसके अलावा मैंने हेयरिंग बच्चों को पढ़ाया है। फिर प्लस में हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, मुख्तलिफ एनजीओज़ होती हैं जो कि हमारे कनेक्ट में होती हैं। कि ज़्यादातर जो मेरा काम है वो डिसेबल लोगों के साथ रहा है, जो माजूर हैं या जो पोलियो से बाद में इफेक्टेड होते हैं या ऐसे लोग जो कि सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उन पे मैं काम करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है इन लोगों पे काम करना। क्योंकि हम सब इंसान हैं लेकिन अल्लाह पाक जो है ना कुछ लोगों को ख़ास चुनते हैं ऐसे काम के लिए, तो मैं बड़ी फ़ख्र महसूस करती हूँ कि लोग मुझे ओब्लाइज करते हैं, मैं लोगों को ओब्लाइज करती हूँ। है ना, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हासिल की? मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन अपने ही सिटी से हासिल की है और इसके अलावा मैंने जो है मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए हैं जिसमें स्पेशल एजुकेशन का एक कोर्स हो गया है या फिर पेंटिंग का कोर्स हो गया है। इसमें मैंने मुख्तलिफ मतलब कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा किए और जो बेसिक एजुकेशन है वो मैंने अपने शहर से ही हासिल की है। अच्छा, आपने मतलब अपने शहर से हासिल की है माशाल्लाह से ना। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने किस सब्जेक्ट में एजुकेशन हासिल करी? मतलब कि आपने केमिस्ट्री ली या आपने साइंस ली या आपने जो है वो प्री मेडिकल ली? प्री मेडिकल मैंने ली थी, प्री प्री मेडिकल। मेडिकल में आपने करा तो माशाल्लाह से इस वक़्त तो आपको डॉक्टर होना चाहिए था, तो फिर आप इन सब चीज़ों की तरफ कैसे आ गए? अभी भी मैं डॉक्टर ही हूँ और बहुत शुक्र है कि मैं एलोपैथिक डॉक्टर नहीं हूँ, वरना एलोपैथिक डॉक्टरों का तो बड़ा बुरा हाल है ना, वो मरीज की पूरी खाली उतार लेते हैं और शुक्र है हम तिब्बे नबवी को पढ़ रहे हैं और तिब्बे नबवी से जो है ना लोगों को बता रहे होते हैं कि ये फायदे, और आज के जो टाइम में जो है ना लोग तो तिब्बे नबवी को भूल गए हैं कि जो, और लेकिन हम उस चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। तो मैंने प्री मेडिकल पढ़ा है वो एलोपैथिक, मैंने फिर उसके बाद में जो आकर जो है तिब्बे नबवी पे अपना काम स्टार्ट किया। मुझे 7 साल हो गए हैं मैं हेल्थ के ऊपर काम कर रही हूँ। ऐसे लोगों को हेल्थ की टिप्स बताते हैं हम लोग जो बिल्कुल मतलब ऐसे समझो कि वो अपनी ज़िंदगी को बस ऐसे समझते हैं कि आज या कल हमारा लास्ट डे होगा। फिर ऐसे लोग भी ठीक होते हैं प्रोडक्ट यूज़ करने से। फिर काफ़ी आपके घर चीज़ें में हैं। तो सबकी फिर आपके घर में तो सबकी हेल्थ माशाल्लाह ज़बरदस्त होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे वालिद साहब को आप देखेंगे माशाल्लाह मेरे वालिद साहब बहुत अच्छी एज में हैं लेकिन देखने में वो बहुत कम लगते हैं। तो ये सारा यही है कि वर्जिश रोज़ाना एक्सरसाइज करें, पानी का ख़्याल रखें और फिर अपनी डेली रूटीन को जो है वो बिल्कुल आप लेके चलें, जो आपने अपने दिन का आगाज़ करना है, पूरे दिन की प्लानिंग करके चलें। तो ये सब चीज़ों को जब मद्देनज़र हम लोग रखेंगे तो अपनी सेहत को भी बरकरार रख सकते हैं। सही। तो ये जो हमने सुनते हैं आजकल लोगों से या कुछ डॉक्टर से कि सुबह उठ के नीम गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए खाली पेट, तो इसमें क्या हिकमत है? ये ज़रा-सा बताएँगे आप हमें? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि नीम गर्म पानी हम लोग अगर यूज़ करते हैं ना तो एंटी एजिंग है। अगर नीम गर्म पानी को एक बंदा रेगुलर कंटिन्यू यूज़ कर रहा है तो वो अपनी एज से बड़ा नहीं लगता। ये मेरा अपना एक तजुर्बा है क्योंकि हमने चाइना के लोगों को देखा है कि चाइना के जो लोग हैं वो नीम गर्म पानी के अलावा पानी नहीं यूज़ करते। अगर वो कहीं विज़िट पे भी जा रहे होते हैं तो उनके पास इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं कि वो अपने पानी को जो है नीम गर्म करके यूज़ कर रहे होते हैं।
सबसे पहला फ़ायदा तो ये मैंने नोट किया है कि एंटी एजिंग है, प्लस फिर हम लोगों को ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। जब हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो हमें कोई बीमारियाँ नहीं लगेंगी। जो बीमारी की जड़ है ना वो कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट होती है कि आपका मैदा ख़राब होगा, फिर कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होगी, उसके बाद जो है ना आपको मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो जकड़ लेंगी। अच्छा है ना, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये हेल्थ कोच क्या होता है बेसिकली? ये टर्म है या क्या है, क्या चीज़ है हेल्थ कोच? क्या क्या काम करते हैं और क्या होता है ये हेल्थ कोच? देखिए हेल्थ कुछ ये होता है कि हेल्थ के ऊपर लोगों को गाइड करना। बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोगों के पास सब चीज़ें हैं, हम सबके घरों में कलौंजी भी होती है, ठीक है ना, नीम गर्म पानी सब कर सकते हैं, ये नहीं है कि इसके लिए स्पेशल हम लोगों को किसी को बुलाना होगा। हमारे अपने हाथ में ये चीज़ें, तो हमने हेल्थ के ऊपर गाइड करना है, भाई अपनी सेहत का आप खुद ख्याल रखें, ये चीज़ें अवेलेबल हैं। कुछ चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती है, कुछ चीज़ें हम प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कि जिस प्रोडक्ट पे मैं काम कर रही हूँ वो प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट्स हैं, तो वो तिब्बे नबवी से और हमारी जो होम रेमेडी है उससे जुड़ी हुई होती है, फिर हमारी अपनी प्रोडक्ट होती है, तो इससे लोगों को हम हेल्थ की बेनिफिट दे रहे होते हैं और लोग ठीक भी हो रहे होते हैं और ठीक हुए हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल हैं जो कि मैंने रिकॉर्ड किए हैं, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ। जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो मेरे फेसबुक पर भी मौजूद हैं, वो मेरे यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं और मज़ीद अपने काम को लोगों की नज़रों के सामने लेकर आऊँगी। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि हेल्थ का और स्पोर्ट्स का क्या ताल्लुक है, मतलब थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में आप? आप सवाल को रिपीट कीजिएगा। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि हेल्थ का स्पोर्ट्स से क्या ताल्लुक है? स्पोर्ट्स से क्या ताल्लुक है? स्पोर्ट्स खेल कूद हम लोगों ने जो है, हम जब खेल कूदेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। इसी तरीके से अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा, प्लस में हम जो है बिल्कुल तवाना रहेंगे, चुस्त रहेंगे। जाहिर सी बात है जब हम डेली अपने जिस्म को एक वर्जिश में ला रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तो हमारा जिस्म एक्टिव रहेगा ना, हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। आप एक उस बंदे से पूछ कर देखें जो डेली एक्सरसाइज कर रहा है, और एक उन उस बंदे से पूछें जो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है। जो एक्सरसाइज करने वाला बंदा होगा वो डेली बहुत अच्छी वर्किंग करेगा, उसका काम में भी ध्यान लग रहा होगा, और जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो इतने लेज़ी होंगे कि वो अपनी ज़ात से ही परेशान होते हैं और फिर उन्हें अपने आप ही पसंद नहीं आ रहा होता। तो ये हमारे जिस्म को भी हमें काम में लेके आना है। एक बॉडी है, ज़ाहिर सी बात है हम हमारे ऊपर वो डिपेंड करता है कि हम उससे कितना काम लें। इसी तरीके से दिमाग है, दिमाग तो सबके पास मौजूद है ना, आपके पास भी है, मेरे पास भी, हमारे हमारे व्यूवर्स के पास भी होगा, लेकिन इसको इस्तेमाल में किस तरह से लाना है, हम अपने दिमाग से किस तरह से क्या फ़ायदा ले सकते हैं, तो ये हम पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से हेल्थ और स्पोर्ट्स का है ताल्लुक कि सेहत अच्छी होगी, एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। अच्छा, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो अक्सर एक टर्म यूज करते हैं कि तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। मैंने अक्सर सुना है लोगों को ना, कोई बड़े बुजुर्ग किसी को, बच्चे को कह रहे होते हैं कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तो क्या ये भूसा वाकई में होता है दिमाग में या ऐसी कहावत है? नहीं, दिमाग में तो भूसा सबसे ही होता है। ज़ाहिर सी बात है, जो हमारी सोच है, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक बड़े बूढ़ों की नज़र में तो भूसा ही है ना। अब हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, हमारी मेंटेलिटी को, अब ज़ाहिर सी बात है हम जब गलत काम कर रहे होते हैं तब हमें ये लफ्ज़ सुनने को मिलता है बड़ों से। सही काम करेंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, और मेरे दादी अम्मा भी हमें कहती हैं अक्सर। मतलब मैं सुनता रहता, मतलब मैंने अक्सर बड़े बुजुर्गों को देखा है वो इस तरह से बच्चों को बोल रहे होते थे, तो मैंने इसलिए सवाल कर लिया क्योंकि मेरे जहन में था कि शायद पता नहीं, शायद कोई भूसा भी होता है दिमाग में। तो मैंने कहा इतनी जबरदस्त आप हेल्थ पे काम कर रही हैं तो मैं आपसे सवाल कर लूं, और हमारे व्यूअर्स को भी आज ये जवाब इसका पता लग गया होगा, जिनके वो जहन में तो होगा ये सबके सवाल। दिमाग में होता है, सबकी अम्मा दादियाँ कह रही होती हैं। बाद वक्त ये भी कह रही होती हूँ कि तुम्हारी तो अकल घुटनों में है, तो ये भी एक कहावत ही है मेरे ख्याल से। ये भी कहावत ही है, और जो जितना लंबा होता है उसकी अकल वैसी काम नहीं कर रही होती, तो ये कहावत उन पे ही बनाई गई है। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा, आप हेयरिंग वाले बच्चों पे भी काम कर रही हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और ये कब आपने शुरू किया? अच्छा, हेयरिंग जो बच्चे होते हैं ना, हेयरिंग तो होते हैं जो हम सुनते हैं बोलते हैं, एक होते हैं डेफ बच्चे ना जो सुन और बोल नहीं सकते, जिनको हम हाथों की लैंग्वेज से ना पढ़ा रहे होते हैं,
کہ ہم لوگ ان کو اشاروں سے اپنی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں. فرض کریں آپ مجھ سے ابھی بول کر بات کر رہے ہیں, جو ڈیف بچے ہوتے ہیں نا وہ بول اور سن نہیں سکتے ہیں, تو اب ان سے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے وہ ہم نے اشاروں میں جو ہے نا پڑھانا ہوتا ہے. پھر تو دونوں میں بہت فرق ہے, ایک ہیئرنگ بچے ہیں اور ایک ڈیف بچے ہیں. اب ہیئرنگ جو بچے ہیں نا وہ سینسیٹیو نہیں ہوتے ہیں. جو ڈیف بچے ہوتے ہیں جو سن اور بول نہیں سکتے, جن کو ہم ڈم بھی بولتے ہیں, وہ بچے اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ ہم اگر انہیں کسی بات کا انکار کر دیں نا تو وہ اپنے ذہن میں ایک مطلب بٹھا لیتے ہیں کہ ہمیں انکار کیوں کیا گیا تھا. پھر اس چیز کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو ہے نا فیس ایکسپریشن سے اس طرح کے ہمیں ویوز دے رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ہماری بات اچھی نہیں لگی. تو اس لیے جو ہیئرنگ بچے ہیں جن کے بھی گھر میں موجود ہیں وہ خود بھی بتائیں گے کہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں ہر معاملے میں. کہ اگر گھر میں دو بہن بھائی ہیں اور آپ نے سب سے پہلے کسی اور بچے کو اگر دے دیا اور اس سے کچھ چیز نہیں تھی تو اتنا مطلب وہ برا منائیں گے, اور اتنے زیادہ احساس یہ لوگ رکھتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بیسٹ جو ہے نا یہ لوگ ہوتے ہیں جو سن اور بول نہیں سکتے. تو ان بچوں کو کیسے ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے, یا ان کو کیسے ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے, یا ان کو کیسے سمجھا جاتا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے آپ. وہ بچے جو ہوتے ہیں ہاتھوں کی زبان سے ہم ہاتھوں سے ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. فرض کریں اے ہے تو اب ہم منہ سے تو بول کر نہیں پڑھائیں گے, وہاں پر تو ہمیں لپس بھی نہیں ہلانے ہوتے. اگر ہم لپس سے بھی ہلا رہے ہوتے تو وہ بچے اس طرح سے فیل کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے ٹیچر جو ہے نا وہ بول رہی ہے تو انہیں کیا معلوم نہیں ہے, وہ کیا پاگل ہے جو ہمیں جو ہے نا وہ زبان سے بتا رہی ہے. جب ان کے پتہ ہے کہ ہم سن نہیں سکتے تو وہ اشاروں سے بات کرتے ہیں. جیسے کہ وہاں پر اب اے ہو گیا ہے وہ اس طریقے سے اے بنتا ہے, سائن لینگویج میں بی ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے. اسی طریقے سے پوری اے بی سی ڈی ہے ہاتھوں پہ بن رہی ہوتی ہے. پھر کوئی لفظ ہے تو وہ بھی ہاتھوں کے اشارے سے ہم لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ کافی مشکل کام ہے ویسے تو, مطلب آپ بڑی آسانی سے کر لیتی ہیں, کیسے کر لیتی ہیں مجھے جہاں تک ایکسپیرینس ہے, جہاں تک میں نے سنا ہے, یہ کافی مشکل کام ہے جو آپ ماشاء اللہ سے کر رہی ہیں, اور ویلفیئر بیس بھی آپ کام کر رہی ہیں. تو یہ کس طریقے سے پاسبل ہے, کس طرح مینیج کرتی ہیں آپ یہ سب؟ مینیج تو سب چیزیں ہو جاتی ہے نا, کتنا بڑا بھی کام ہو وہ مینیج ہو جاتا ہے. مینیج کرنا پڑتا ہے, کوئی بھی چیز ہو اس کو آپ نے اپنے عمل میں لے کے آنی ہوگی تو وہ مینیج رہے گا. تھوڑی مشکل آتی ہے شروع میں لیکن آہستہ آہستہ سیٹنگ ہو جاتی ہے. اور جو ایک ڈائری اور پین ہے نا, اس کا رشتہ اگر آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو آپ ہر چیز میں کامیاب ہو. ڈائری اور اچھا یہ پین بتائیے دونوں. کہ جیسا کہ آج کل ماشاء اللہ سے ابھی جیسے بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور کئی کئی علاقوں میں برف باریاں بھی ہو رہی ہیں, تو بچے تو بڑے معصوم ہوتے ہیں, بالکل نازک پرندے کی طرح ہوتے ہیں بچے. تو یہ بتائیے کہ ان کو سردی سے کیسے بچایا جائے, اور ان کو کس طریقے سے مطلب جو ہے نا وارم رکھا جائے, تو اس کے بارے میں کوئی ٹپ دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے اب سردی سے کیسے بچایا جائے, ابھی کورونا کی بھی جو ہے نا سن رہے ہیں کہ کورونا کی جو ہے نا وبا بہت زیادہ عام ہو رہی ہے, دوبارہ سے لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہو گیا ہے. تو آپ جو سردی میں بچوں کو کیسے بچائیں گے, آپ نے کیا لینا ہے, صبح میں کلونجی 5 دانے, صبح میں آپ بچوں کو کلونجی کے 5 دانے دیں. اور شہد, اگر چھوٹا بچہ ہے تو آدھی چمچ آپ شہد نیم گرم پانی میں مکس کر کے اسے ڈیلی یوز کروائیں. سب سے پہلے تو وہ بچے جو ہے نا ہر بیماری سے بچیں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ کلونجی کے اندر اتنی زیادہ فائدے ہیں کہ آپ اس کے فائدے اگر گنتی کرنے پر آ جائیں تو یہ سونے سے بھی زیادہ بھاؤ میں جو ہے نا وہ مارکیٹ میں بک رہی ہوگی. تو کلونجی اور شہد کا یوز کریں. پھر پلس میں یہ ہے کہ بادام جو ہوتے ہیں نا وہ آپ بھگو کر بچوں کو یوز کروائیں. ٹھیک ہے, اور جو انڈا ہے وہ آپ نے 11 بجے کے ٹائم بچوں کو دینا ہے, رات کے بجائے آپ دن میں دیں انڈا, جب سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں نکل رہی ہوتی ہیں اس وقت. اکثر ہم لوگ رات میں انڈے کا یوز کرتے ہیں لیکن جو صحیح ٹائم ہے نا وہ 11 بجے کا ہے. اچھا, انڈا ہم لوگ فارمی دیں یا دیسی دیں, یا دونوں میں سے کوئی سا بھی دے سکتے ہیں؟ دونوں میں کوئی سا بھی دے سکتے ہیں جس کو جو لائک ہو. بہت سارے لوگ فارمی پسند نہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے دیسی لینا ہے, تو وہ دیسی بھی یوز کر سکتے ہیں. اب جس کی جو جیب اجازت دیتی ہے, جہاں بات جیب پہ بھی آ جائے گی. صحیح بات ہے. ایسے ہی یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ دیسی مرغی کی یخنی بھی بچوں کو پلا سکتے ہیں, اور مطلب خود بڑے بھی پیئیں, دیسی مرغی کی جو یخنی ہوتی ہے, تو کیا یہ واقعی میں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے فارمی مرغی سے؟
देखिए देसी मुर्गी की वाक़ई यख़नी बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन मैं ये कहूँगी जो मार्केट से लोग यख़नी यूज़ करते हैं, जो पीते हैं अक्सर शाम के टाइम या दोपहर में हम लोग मँगवा लेते हैं अपने घरों में, हम लोगों के सूप अवेलेबल है, सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इससे बेहतर है कि अगर बंदा खुद अपने घर में बनाए और फिर अपने बच्चों को यूज़ करवाए तो वो ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि बाहर में जो वो फ्लेवर यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो आजकल सब केमिकल है। जो खुद आप अपने हाथ से बनाकर पिएँगे वो 200% फ़ायदा देगा मार्केट के उससे। अच्छा, हमारे एक व्यूअर हैं अली बेग साहब, उनका सवाल आया है कि एग तो महंगे हैं, यानी कि अंडे महंगे हैं, तो इसके नेमुल बदल में क्या दे सकते हैं बच्चों को जो सस्ती चीज़ भी हो और बच्चे आराम से ले भी सकें? एक से सस्ता तो मैं नहीं समझती कुछ है, आजकल बादाम भी बहुत महँगा है, 500 रुपए का पाव है बादाम भी, तो वो भी 5 बादाम उसी एक के हिसाब में आ जाता है। 5 बादाम आप देखें तो एक भी 15-16 का है, इतना कोई महँगा तो ख़ैर नहीं है। लेकिन इसके नेमुल बदल में यही है कि आप कलौंजी यूज़ करवाएँ, कलौंजी सब यूज़ करें, बच्चे ही नहीं। और फिर ज़ैतून का तेल जो है, आपने प्योर ज़ैतून का तेल लेना है। अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल लेते हैं तो वो आप खाने में यूज़ करें, और एक्स्ट्रा वर्जिन के अलावा अगर हटकर हैं तो वो आप जो है बच्चों की कान के अंदर 1 ड्रॉप इस वाले कान में और 1 इस कान में आप रोज़ यूज़ करें, आपके बच्चों को कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। इसी तरीके से अगर किसी को लगता है कि कोरोना या होगा या कोरोना इसको अटैक कर रहा है क्योंकि बच्चों को नज़ला स्टार्ट हो जाता है, तो आपने ज़ैतून का 1 ड्रॉप एक कोई से भी एक नोज़ में उसको जो है ना डालना है, ज़ैतून का ड्रॉप। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी आपने मतलब ये कि आपने सवाल के जवाब दिया और हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे जिस तरीके से आप बता रही हैं माशाल्लाह से। और हम इसी बारे में मज़ीद इसको आगे लेके चलेंगे कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं उनके बारे में कुछ बात करेंगे कि उनको अक्सर जो है वो इंजरीज़ हो जाती हैं, कुछ हैमस्ट्रिंग हो जाती है, कोई और मसला हो जाता है। तो स्पोर्ट्स का जो प्लेयर है उसको इंजरी से कैसे बचाया जा सकता है या कैसे वो अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखे? इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? इंजरीज जहाँ तक हो जाती हैं तो वो तो आप लोग इस तरह के मतलब आती हैं चीज़ें जिससे इंजरीज नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ज़मीन की रगड़ लगती है तो मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे लोग जो है ना अवॉइड करते हैं, इंजेक्शन यूज़ नहीं कर रहे होते। ये अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ था कि एक बच्चे को जो है ना वो खेलते टाइम पे सिर्फ हल्का सा खराश आया था दीवार का, तो वो भागते वक़्त, लेकिन उसने उसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने पर क्या हुआ, थोड़ा-थोड़ा वक़्त गुज़रने के बाद उसका जो साइड है ना वो ग्रीन हल्का-हल्का होना शुरू हो गया। फिर जैसे कि घर के लोग जिनके घर में बड़ी बूढ़ियाँ हैं तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें कह देती हैं कि जो है ना आप इस पर चिमटा गरम करके यूज़ कर लें या फिर आप नमक मिर्ची यूज़ कर लें, वो ज़हर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टरों के पास नहीं भेजते बहुत सारे लोग, ये मैंने इतने सारे केसेस देखे हैं। तो सबसे पहला मेरा यही है कि जो घर के टोटके हैं ना ये नहीं यूज़ करो इस तरीके से। जब आपको पता है कि एक चीज़ रोड का ये साइड इफ़ेक्ट है अगर किसी को चोट लगती है, लोहे का ये साइड इफ़ेक्ट है किसी को चोट लगती है, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इंजेक्शन मस्ट है। अब ये नाखून आपकी बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन है ना यहाँ पे एक मसला और भी आ रहा है हमारे इस मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे कि यहाँ पे जाली डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं। तो जो जाली डॉक्टर्स बैठे हुए हैं तो बंदा तो इलाज कराने जाता है, बंदा उल्टा फँस जाता है बल्कि। जो बीमारी उसको नहीं भी होती वो भी बीमारी उसको लग जाती है क्योंकि वो जाली डॉक्टर के हत्थे चढ़ जाता है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये जाली डॉक्टर है कि असली डॉक्टर है? आजकल तो ये बड़ा मसला हो गया है। नहीं, फिर भी देखें जाली डॉक्टर है या असली है ये तो पहले वैसे ही पता चल जाता है। अब एक एक हम जिस एरिया में आप या हम रह रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों का रुझान होता है एक डॉक्टर पर, फिर वहाँ से फीडबैक हमें मिल रहा होता है कि फला डॉक्टर से इतने पेशेंट जो है इतने अरसे में ठीक हो गए हैं। तो बहुत सारे लोग अच्छे डॉक्टरों के पास भी जाते हैं और बहुत सारे डॉक्टरों का ये सुनने में आता है कि हम इस डॉक्टर के पास गए थे, इतना टाइम हमने दवा इस्तेमाल की लेकिन हमें फ़र्क तो नहीं हुआ, हमें दूसरी बीमारी और गिफ्ट में मिल गई है। तो गिफ्ट में मिलने के ऐसे डॉक्टरों को मैं जाली कहूँगी जो कि अपनी जेब को भरने के लिए हर पेशेंट को जो है वो इतने बड़े-बड़े लिख कर दे देते हैं कागज़, ये यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो, 2 महीना आपने ये खाना है, 3 महीना ये खाना है। भई आप ये बताओ ना 2 महीना खाने के बाद क्या वो ठीक हो जाएगा? फिर वो कहते हैं नहीं 2 महीने के बाद हम बताएँगे। 2 महीने के बाद तुम क्या बताओगे? जब 2 महीने के बाद वो बंदा और बीमारी को गिफ्ट लेकर आया आपके पास, फिर आप बताएँगे। तो इसलिए मैं इन डॉक्टरों के पास मैं खुद भी जो है ना अवॉइड करती हूँ।
ऐसे समझिए कि मैं खुद इन डॉक्टरों से डसी हुई हूँ। जो मैं फूड सप्लीमेंट्स पे आई हूँ वो मैं ऐसे ही नहीं आई। मैंने 2007 से लेकर और 2011 तक मैंने बहुत मेडिसिन यूज़ की कि अल्लाह ने मुझे ऐसे समझे दोबारा से एक वसीला बना के जो है ना एक खड़ा कर दिया है कि मैं आज तिब्बे नबी पे काम करती हूँ या मैं फूड सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट्स पे काम करती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, मैं खुद अपना आपको बता रही हूँ कि एक मर्ज़ के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तो ठीक नहीं होता, पता चलता है दूसरी भी आ गई, फिर वो बंदा कभी भी नहीं निकल पाता। सही। तो आपने फूड सप्लीमेंट वगैरह भी बनाना शुरू किए हैं, कुछ आपने प्रोडक्ट बनाई है क्या, इसके बारे में बताइएगा। नहीं, फूड सप्लीमेंट्स हम बनाते नहीं है। मैं फूड सप्लीमेंट्स एक कंपनी के साथ कंसल्ट हूँ। वो कंपनी जो है मलाइशियन बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ फूड सप्लीमेंट्स है। उसमें हम लोग जिस तरह से अब एक बंदा मल्टीविटामिन यूज़ कर रहा है, उसी तरीके से उसकी एक स्पायरुलिना टैबलेट्स है, वो अगर बंदा यूज़ करता है तो वो फिट रहता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग कॉफ़ी लवर्स होते हैं ना, अब कॉफ़ी नेस्कैफ़े की बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। अब नेस्कैफ़े की कॉफ़ी क्या है, हम लोग सर्दियों में पी सकते हैं, गर्मियों में बहुत सारे लोग उसको नहीं पीते हैं, वो कहते हैं हमें मैदे का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। अब जो मैं अपनी कॉफ़ी यूज़ करती हूँ, जो मेरी कंपनी से हम लोग यूज़ करते हैं, वो कैफ़ीन उसमें नहीं है। आम कॉफ़ी के मुकाबले में उसमें 0.06% कैफ़ीन है, जबकि जो दूसरी ब्रांड की कॉफ़ी होती है उसमें 0.20% कैफ़ीन होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और हम अपनी कॉफ़ी सर्दी गर्मी दोनों में यूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, बल्कि दूसरी बीमारियों से भी बचते हैं। तो ये वो फूड सप्लीमेंट्स है। मैं अपनी कोई प्रोडक्ट ईजाद नहीं मैंने की हुई, अपने तो हम लोग ये तिब्बे नबवी से चीज़ें बता रहे होते हैं। राइट। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो सोशल आपके आजकल कौन-कौन से काम चल रहे हैं? और अगर कोई आपकी हेल्प लेना चाहे सोशल एक्टिविटी में, तो वो आपसे कैसे राब्ता कर सकता है? सोशल एक्टिविटीज़ में जो मेरे ज़्यादातर अभी काम चल रहे हैं कि यही है, डेफ और डेम बच्चे हैं। मेरा एक लास्ट इंटरव्यू था जो कि किसी ने देखा था और मुझसे मीरपुर से कांटेक्ट किया था। उनके डेफ बच्चे थे मीरपुर से, तो मैंने वहाँ उन बच्चों से कांटेक्ट कर कर फिर एक स्कूल में कांटेक्ट कर लिया, वहाँ पे उन बच्चों को शिफ्ट करवा दिया। इस तरीके से जो डेफ बच्चे हैं ना, कोई भी गाँव में हो या किसी सिटी में हो, वहाँ पर इस तरीके के स्कूल अवेलेबल ना हो या उन्हें मालूम नहीं हो स्कूल का, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और फिर ऐसे बच्चे होते हैं जिनके कान के आलों की ज़रूरत होती है, जो कि हल्के-हल्के सुन रहे होते हैं, फिर वो उनको पोलियो से ये लगता है कि किसी को पोलियो था, बिल्कुल उसकी बर्थ ठीक थी, पोलियो से वो जो है ना लागू हुआ कि उसका कान सुनने को समाज चली गई है, उसको हम आले जो है वो बाआसानी के साथ मिल सकते हैं। व्हील चेयर्स किसी को चाहिए होती है वो मिल सकती हैं। तो ये मुख्तलिफ एनजीओज़ हैं जहाँ से हम कॉन्टेक्ट करवा कर वो मिल जाती है आसानी के साथ। राइट। तो फिर मेरा एक ये सवाल है कि कांटेक्ट कैसे किया जाए आपको? आपके फेसबुक पे मैसेज किया जाए या कोई कांटेक्ट नंबर आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, तो वो हमें बता दीजिए आप। मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल पे आप मैसेंजर पर अपना मैसेज कर सकते हैं। तो आपको जो काम हो आप वही मैसेज मुझे करें कि मेरा ये काम है, ठीक है ना। इसके बरअक्स बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो मैं यही कहूँगी जिसका जो काम होता है सिर्फ उस मोटो को उठा के जो है ना मैसेज किया जाए, ताकि सामने वाला भी परेशान ना हो और आपके मसले भी हल हो जाएं। राइट। तो अभी जैसा कि इस वक़्त आप आपकी सोशल एक्टिविटीज़ अभी इस वक़्त चल रही हैं, यानी कि ऑन वर्किंग है। जी सर। ज़बरदस्त। तो हमने देखा है कि आप आजकल इंटरव्यूज़ वग़ैरह भी कर रही हैं सोशल मीडिया पे, तो ये किस तरीके से मतलब आपने शुरू किया है काम, मतलब थोड़ा-सा बताएँगी आप हमें? ऐसा है कि सोशल मीडिया पर जो मैं इंटरव्यूज़ कर रही हूँ वो मैंने अपना ही एक पेज बनाया हुआ है, ग्लोबल टास्क बाय हिना मलिक। उस पर मैं अपने पसंदीदा लोग हैं या जिनसे मैं चाहती हूँ मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर वो लोगों को बताएं, तो मैं उन लोगों से कांटेक्ट कर कर फिर अपने पेज पर जो है लोगों की जो होते हैं ना टॉपिक बताते हैं। कि एक मेरे पास लेडीज़ की कॉल आई कि मैं आपसे हिना इस मौजू पे बात करना चाहती हूँ, वुमेन को एम्पावर कैसे किया जाए, या जो आज के माशरे में बहुत सारी लेडीज़ को मसले हो रहे हैं। बहुत सारी लेडीज़ पढ़ी लिखी होकर घर में जो है बाउंड हैं, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती हैं, वो कुछ कर नहीं सकती, इस पर मैंने बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। इसी तरीके से फिर रिसेंटली मैंने अपने पेज पर एक प्रोग्राम किया था, वो सर सिद्दीक खान इल्वी थे, हाई कोर्ट के वकील भी हैं वो लाहौर से।
और माशाल्लाह 72 ईयर्स मतलब हो गए हैं उनको। उनके साथ मैंने जहेज़ का जो आजकल इतना ज़्यादा लोगों में ये जो है ना सिस्टम आम हो गया है कि अगर शादी करनी है तो जी पर्चियाँ आपको पहले ही मिल जाती हैं, ये सब सामान होगा तो आपने बेटी भेजनी है। तो इस बात पर मैंने जो है उनसे एक इंटरव्यू लिया है रिसेंटली मैंने, और इस पर बात करनी है जहेज़ पर। बहुत सारे मेरे पास लोगों के व्यूज़ हैं, लोगों की ऐसे मसले मसाइल हैं जो कि हम लोग सुने ना तो रोना है कि ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द में मौजूद हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। तो वो मेरा अपना ही आप एक बिल्कुल ये सही आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक करूँगा कि मैं खुद भी सोशल काम करता हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत आइडिया है कि जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो दिल फट जाता है हमारा, और बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि या अल्लाह ताला हमारी इतनी हिम्मत और ताकत हमें दे दे कि जितने भी बेचारे मजबूर लोग हैं, ख़ास तौर पे मिस्कीन लोग हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है और जिनको ज़रूरत है इस वक़्त गर्म कपड़ों की, खाने की, सर छुपाने की जगह चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, अल्लाह में हमें इस काबिल करे कि हम उनकी मदद कर सकें। तो आमीन। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और अल्लाह पाक जो है बस हमारी दुआ सुने और आपकी दुआ सुने, और इन लोगों की जो है ना मदद हो जाए किसी तरीके से। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन सब कामों के बाद आप अपनी फैमिली को किस तरह से टाइम देती हैं? सर फैमिली को भी टाइम देते हैं, वही मैंने आपसे कहा था कि डायरी और पेन का अगर रिश्ता आपके साथ मजबूत है तो आप अपने हर काम को मैनेज कर सकते हैं। टाइम की पाबंदी। राइट, राइट। तो इस तरीके से मतलब आप टाइम मैनेज कर लेती हैं अपनी फैमिली के लिए। जी हाँ बिल्कुल, वो इजी है, बहुत इजी है अगर आप हर चीज़ को मैनेज करके चलेंगे तो। सही, अब क्योंकि बच्चे एक सोशल एक्टिविटीज और अपने जो काम होते हैं ना उसके बाद टाइम बहुत लिमिटेड हो जाता है बंदे के पास ना, क्योंकि जाहिर सी बात है सोशल एक्टिविस्ट होना कोई आसान काम नहीं है। ये वर्ड बहुत आसान है सोशल एक्टिविस्ट, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट का मतलब ये होता है कि 24/7 सही है, कोई भी आपसे कभी भी कांटेक्ट कर सकता है, कोई भी कभी भी कहीं भी कोई मुसीबत आ सकती है, और जाहिर सी बात है कि कोई आपके दरवाजे पे मदद लेने आया तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप उसकी मदद कर पाएँ। ये चीज़ है, तो इसलिए मैं ये पूछ रहा था कि टाइम बड़ा जो है ना शॉर्ट हो जाता है, जो मतलब सोशल खास तौर पे जो काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ये तो है, सोशल एक्टिविटीज़ का कोई पता नहीं होता कि कहाँ से जो है ना उसका दरवाज़ा खटखटेगा, मोबाइल बजेगा या दरवाज़ा बजेगा, ऐसा है। राइट, 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 राइट। और आप अपनी दूसरी मसरूफियत में किस तरीके से टाइम निकालती हैं, जैसे अपने लिए आउटिंग का टाइम या अपने रिलैक्सेशन का टाइम, वो किस तरह मैनेज करती हैं? आप दोबारा से क्वेश्चन कीजिएगा, नेट प्रॉब्लम है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हर इंसान को काम के बाद कुछ रिलैक्सेशन भी चाहिए होती है। कुछ लोग छुट्टियां गुजारने के लिए जो है वो पहाड़ी इलाकों पे चले जाते हैं, कुछ कंट्री छोड़ के कहीं और दूसरी कंट्री घूमने चले जाते हैं, कोई सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं दूसरी जगह पे। तो इस तरह का टाइम आप कैसे निकाल पाती हैं अपने लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए भी तो बंदा टाइम निकालता ही है ना, क्योंकि ये भी मेरे ख्याल से हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो ये मैं पूछना चाहूँगा कि वो कैसे आप मैनेज करती हैं? देखिए घूमने के लिए तो अभी दूसरे सिटीज़ में तो इतना वक्त नहीं है कि हम 15 दिन या 10 दिन के लिए जाएं। सोशल वर्क के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो बंदे को घर के करने होते हैं, ठीक है। फिर कोई एक लिमिटेशन होती है कि यहाँ जाना है या यहाँ नहीं जाना है। तो और जहाँ तक रिलैक्सेशन की बात है तो मैं ज़ईफ़ों के साथ बहुत वक्त गुजारती हूँ। ऐसे लोग जो कि सिर्फ मुझे पता है, मतलब मेरे जो दोस्त हैं वो ज़ईफ़ होते हैं ज़्यादातर ना, तो मैं उनके साथ वक्त गुजारती हूँ। उनके साथ 2 4 10 घंटा या एक आधा दिन उनके साथ गुजार कर। और जब हम ज़ईफ़ लोगों के पास से उठकर आते हैं ना तो आपको कहीं दूसरे सिटी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पहाड़ों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द ऐसे ज़ईफ़ों को तलाश करें जो कि जिनका कोई सहारा ही ना हो, उनके वो अपने घर में तो रहते हो लेकिन उनके घर वालों ने भी उन्हें दुत्कारा हुआ हो, आप उनके जो है ना बच्चे बन जाए, फिर आप देखें आपकी ज़िंदगी कितनी खुशगवार होती है। ज़बरदस्त। है ना, तो मैं आपके साथ बड़ी मज़े मज़े की बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें हुई आपसे, और हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आई, और हमारे लिए काफ़ी ये जो है ना मतलब बहुत ज़बरदस्त बात है कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए दिया। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी आप हमारे प्रोग्राम में जब हम आपको बुलाएंगे तो आप ज़रूर आएंगी। और आपको पता है कि टाइम का कुछ शॉर्टेज होती है हमारे पास, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन आपसे तो गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आ रहा था, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे व्यूअर्स को मिली भी होगी आपसे, जो हमने इंटरव्यू लिया है आज।
تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ویورز کو اگر کوئی میسج دینا چاہتی ہیں تو وہ پلیز آپ دے دیجیے۔ میسج میرا یہی ہے ابھی لاسٹ میں جو میں نے کہا تھا کہ ضعیفوں کو تلاش کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں تاکہ آپ بھی خوش رہیں اور آپ کی آخرت بھی سنورے۔ دوسرا میرا یہ ہے کہ آپ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو دوسروں کو بھی رہنے دیں، پازیٹیو سوچیں تو آپ دوسروں کے لیے اپنے لیے پازیٹیو پائیں گے۔ خود پازیٹیو سوچیں گے نا تو آپ کو بھی جو ہے نا ہر چیز پازیٹیو نظر آ رہی ہوں گی۔ تو میرا رائٹ، یہی ہے میسج کہ سب پازیٹیو رہیں اور پازیٹیو رہنے دیں۔ رائٹ، زبردست ہے نا، آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا، بہت اچھی ہم نے ماشاء اللہ سے آپ سے گفتگو کری، کچھ کھٹی کچھ میٹھی کچھ انفارمیٹیو، تو ماشاء اللہ سے بہت اچھا انٹرویو رہا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہماری دعوت میں جو ہے ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ ہمارے شو میں آئیں آپ، اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے وقت نکالیں گے ضرور، کیونکہ ابھی بہت سے ایسے سوال تھے جو آپ سے کرنے تھے لیکن ٹائم کچھ ہمارا لمیٹیڈ ہوتا ہے، تو اس لیے فی الحال کے لیے جو ہے نا ہم آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ، اور پھر نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو دوبارہ اپنے پروگرام میں جو ہے تو وہ دعوت دیں گے کہ آپ آئیے اور پھر مزید آپ سے باتیں کریں گے۔ جی سر، آپ کی بڑی نوازش، آپ نے مجھے یہاں بلایا، اور تمام ناظرین کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ویورز، یہ ہماری ماشاءاللہ بہت زبردست گیسٹ تھیں ہنا ملک صاحبہ، جو ماشاءاللہ سے اتنا زبردست کام کر رہی ہیں جس کی انتہا نہیں ہے، اور ہماری بڑی خوش نصیبی تھی کہ انہوں نے ہمارے اس شو کے لیے جو ہے یہ راضی ہوئیں اور انہوں نے ہمیں انٹرویو دیا اپنا، اور اسی طریقے سے ایک سے بڑھ کر ایک گیسٹ ماشاءاللہ سے ہمارے شو میں اس وقت جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں، اور ہم آپ کے سامنے ان کو پیش کرتے جا رہے ہیں، وہ بڑے زبردست انفارمیٹیو جو ہے وہ جوابات دیتے ہیں، بڑی نالج میں اضافہ کرتے ہیں ہماری ویورز کی بھی، تو اسی طریقے سے یہ شو انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمارے شو کو لائک کیجیے اور اس کو شیئر کیجیے انٹرویوز کو، تاکہ دوسروں کی بھی نالج میں اضافہ ہو سکے۔ تو جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ بہت بہت، السلام علیکم۔